हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई हो रही होगी आप लोग की। पढ़ते रहिए, हमारे वीडियो को इसी तरह देखते रहिए। आइए शुरू करते हैं हम लोग कंपनी का। आज का सब्जेक्ट है कंपनी लॉ। ठीक है, कंपनी लॉ में आज का टॉपिक हमारा रहेगा पार्षद सीमा नियम। क्या रहेगा? पार्षद सीमा नियम। इसको कहा जाता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। क्या पढ़ेगी? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ठीक, यह बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए और भी बीकॉम के अलग अलग यूनिवर्सिटियों में फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या इंटरमीडिएट में भी ये सब टॉपिक दिया गया है। तो ये सबके लिए उपयोगी है, केवल ये नहीं है कि बीकॉम के सेकेंड ईयर के लिए ना मैंने बोला था, सेकेंड ईयर के लिए ये सबके लिए सबको जानना आवश्यक होता है। पार्षद सीमा नियम होता क्या है? जब किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो कंपनी की कुछ महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रजिस्टर होती है, जिसमें एक है पार्षद सीमा नियम, एक पार्षद अंतर नियम, प्रविवरण, ये सब महत्वपूर्ण प्रलेख। तो आज हम चर्चा करेंगे पार्षद सीमा नियम का। पार्षद सीमा नियम क्या है? कहा गया है पार्षद सीमा नियम को कंपनी का चार्टर्ड कहा गया। कंपनी का चार्टर्ड समझिए, एक तरह से कंपनी का संविधान होता है, जिसमें कंपनी से संबंधित समस्त बातों का उल्लेख रहता है। ठीक ना? इसीलिए जब भी किसी कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो उस समय पार्षद सीमा नियम की आवश्यकता पड़ती है। बिना पार्षद सीमा नियम का किसी भी कंपनी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सकता। ठीक ना? पार्षद सीमा नियम में कम से कम यदि निजी कंपनी है तो 2 और सार्वजनिक कंपनी है तो 7, तो सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। इसीलिए इसे पार्षद सीमा नियम को क्या कहा जाता है? कंपनी का मूल प्रलेख या कंपनी का चार्टर या कंपनी का संविधान कहा जाता है। कन्फर्म? तो ये हो गया आपका पार्षद सीमा नियम। कोई भी कंपनी पार्षद सीमा नियम में जो बातें उल्लेख की गई हैं, लिखी गई हैं, उससे बाहर कोई भी कार्य नहीं कर सकती है। यदि बाहर कार्य करती है तो उसे अधिकारों से बाहर या अल्ट्रा वायरस कहा जाता है। आइए अब इसके आगे बढ़ते हैं कि पार्षद सीमा नियम में कितनी विशेष सामग्रियां होती हैं। पार्षद सीमा नियम की सबसे पहले हम लिख रहे हैं विषय सामग्री। ध्यान दीजिएगा, एकदम इस टॉपिक को आराम आराम से समझिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। पार्षद सीमा नियम की विषय सामग्री में 6 इसकी विशेष सामग्रियां होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। पहला विषय सामग्री क्या है इसका? फर्स्ट है इसका नाम वाक। नाम वाक, नाम वाक मतलब नेम क्लॉज। ठीक ना? लिखते रहे अंग्रेजी भी, नेम क्लॉज। नेम क्लॉज होता क्या? नाम वाक में कंपनी की के नाम का उल्लेख रहता है। क्या चीज का उल्लेख रहता है? कंपनी के नाम का उल्लेख रहता है। उसमें इस बात का भी उल्लेख रहता है कि कंपनी निजी है या सार्वजनिक कंपनी। यदि निजी कंपनी है तो इस नाम वाक में प्राइवेट लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना रहता है, और यदि वो सार्वजनिक कंपनी है तो केवल लिमिटेड शब्द का प्रयोग करना रहता है। ठीक है, कन्फर्म? दूसरा है रजिस्टर्ड कार्यालय। क्या चीज है? रजिस्टर्ड कार्यालय या इसी को स्थान वाक्य कहा जाता है। ठीक ना? रजिस्टर्ड ऑफिस या प्लेस क्लॉज इसको कहा जाता है। या इसे डोमिसाइल क्लास या
रजिस्टर्ड क्लास, कुछ भी कहा जा सकता है अंग्रेजी में। अब प्रश्न है कि रजिस्टर्ड कार्यालय या स्थान वाक्य, इसमें क्या होता है? स्थान वाक्य में होता है कि जब कोई कंपनी स्थापित होती है और वह पार्षद सीमा नियम तैयार करती है, तो उस पार्षद सीमा नियम में एक स्थान वाक्य का उल्लेख रहता है, जिसमें यह लिखा गया रहता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड कार्यालय, मुख्य कार्यालय कहाँ स्थापित होगा। अर्थात कंपनी अपना कारोबार कहीं से भी करे, लेकिन उसका कार्यालय, उस बिजनेस का, उस कंपनी का कंट्रोलिंग पावर किस जगह से किया जाएगा, नियंत्रण उसका कहाँ से किया जाएगा। नियंत्रण कहाँ से होता है? ऑफिस, उसके कार्यालय, मुख्य कार्यालय से होता है। तो मुख्य कार्यालय कहाँ पर स्थापित होगा? मुख्य कार्यालय का मतलब वह कार्यालय जहाँ कंपनी की वार्षिक साधारण सभाएं होती हैं, तो ऐसे स्थान को रजिस्टर्ड कार्यालय, क्योंकि मुख्य कार्यालय पे ही कंपनी की मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग जो होती है वो होती है। ठीक है। तीसरी बारी आती है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य, ऑब्जेक्ट क्लॉज, क्या कहा जाता है इसको? ऑब्जेक्ट क्लॉज। इसमें क्या होता है? उद्देश्य वाक्य में कोई भी कंपनी अब जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई होती है, जिस उद्देश्य के लिए स्थापित की गई होती है, उसी उद्देश्य के अनुसार उसे कार्य भी करना पड़ता है। उस उद्देश्य से हटकर वो कंपनी कार्य नहीं कर सकती। इस बात का उल्लेख उद्देश्य वाक्य में रहता है। यदि कोई कंपनी उद्देश्य वाक्य के अनुसार, उद्देश्य वाक्य में जो बातें उल्लेख रहती हैं, जिन बातों का उल्लेख किया गया होता है, जिन बातों का उल्लेख किया गया रहता है, 1 सेकेंड, हेलो। तो हम थे यहाँ पे उद्देश्य वाक्य में। उद्देश्य वाक्य में होता है कि कंपनी जिस निर्धारित कार्य के लिए स्थापित की गई रहती है, उसी के अनुसार उसे कार्य करना पड़ता है। अन्यथा यदि उद्देश्यों से बाहर करती है तो वो मान्य नहीं होगा, अर्थात वो उद्देश्यों से बाहर माना जाएगा। ठीक है। अगला इसमें वाक्य है दायित्व वाक्य। दायित्व वाक्य, दायित्व वाक्य मतलब लायबिलिटीज क्लास। लायबिलिटीज, ये होता क्या? दायित्व वाक्य में होता है कि कंपनी में जितने भी मेंबर होते हैं, सबका पहले ही से दायित्व स्पष्ट होता है, अर्थात इस पार्षद सीमा नियम में लिखा गया होता है। जैसे किस सदस्य का दायित्व सीमित है, वैसे कंपनियों के जितने भी सदस्य होते हैं, उनके दायित्व, सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे भी होते हैं जिसमें उस सदस्यों का दायित्व गारंटी द्वारा सीमित कंपनी है तो उसको गारंटी दी जाती है कि इतने ही सीमित है। ठीक ना। असीमित दायित्व वाली भी कंपनी होती है। तो कंपनी में जितने भी सदस्य होते हैं, उन सदस्यों की एक दायित्व, लायबिलिटीज फिक्स कर दी जाती है। इससे बाहर आपको काम नहीं करना है, यहीं तक आपकी सीमा है। ठीक ना। तो ये कहलाता है आपका दायित्व। अगला इसमें होता है पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य, कैपिटल क्लास इसको कहा जाता है। कैपिटल क्लास, कैपिटल क्लास में क्या होता है कि इसमें इस चीज का उल्लेख रहता है कि यह कंपनी जो स्थापित की गई है, जिसके लिए पार्षद सीमा नियम तैयार किया गया है, इसकी एथोराइज कैपिटल, अधिकृत पूंजी हमारी कितनी है। अधिकृत पूंजी, अधिकृत पूंजी क्या होती है? अधिकृत पूंजी को रजिस्टर्ड पूंजी, अंकित पूंजी भी कहा जाता है। यह कंपनी की वह पूंजी होती है जिससे कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है, अर्थात कोई भी कंपनी इस अधिकृत पूंजी से अधिक कारोबार नहीं कर सकती है। ठीक ना। तो और यदि ऐसा है तो उसमें तमाम संशोधन करना पड़ता है। तो पूंजी वाक्य में कंपनी की अधिकृत पूंजी का उल्लेख रहता है कि कंपनी की पूंजी कहां तक होगी, कितनी होगी। ठीक है। और लास्ट है 6 नंबर, संघ व हस्ताक्षर वाक्य। ठीक है। संघ व हस्ताक्षर वाक्य, एसोसिएशन एंड सब्सक्रिप्शन क्लास। एसोसिएशन एंड
सब्सक्रिप्शन क्लॉज। ये क्या होता है कि जब पार्षद सीमा नियम तैयार हो जाता है तो अंत में जितने भी कंपनी के सदस्य मेंबर्स होते हैं इस वाक्य में अपना नाम के साथ हस्ताक्षर करते हैं। जैसे कि सार्वजनिक कंपनी है तो 7 मेंबर मिलकर सिग्नेचर करेंगे और प्राइवेट एक कंपनी है तो 2 मेंबर मिलकर सिग्नेचर करेंगे। तो इस तरह पार्षद सीमा नियम में की विशेष सामग्री मात्र 6 ही होती है। मतलब पार्षद सीमा नियम में इन्हीं 6 टॉपिकों का उल्लेख किया जाता है, अन्य किसी टॉपिक अन्य किसी बातों का उल्लेख नहीं किया जाता। ठीक है, अब बारी आती है कि क्या इस पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किया जा सकता है या नहीं। कभी कभी क्वेश्चन एग्जाम में आता है पार्षद सीमा नियम क्या है, पार्षद सीमा नियम की विभिन्न विषय सामग्रियों का वर्णन कीजिए। ये हमारा इस पर क्वेश्चन बनता है कंप्लीट। अब जो दूसरा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं उस टॉपिक में ये है कि पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है। ये हमारा क्वेश्चन होगा। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन। ठीक है, पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन कैसे किया जाता है। पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन करना इतना सरल नहीं होता, क्योंकि पार्षद सीमा नियम और अंतर नियम कंपनी के 2 महत्वपूर्ण प्रलेख होते हैं। अंतर नियम में तो परिवर्तन किया जा सकता है लेकिन सीमा नियम में परिवर्तन नहीं किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई चीज नहीं है जिसका कुछ न कुछ समाधान न हो। हम पार्षद सीमा नियम में भी परिवर्तन कर सकते हैं लेकिन कुछ कंडीशन कुछ दशाओं के साथ कर सकते हैं। आइए जो टॉपिक लिखे हैं हम इसी टॉपिक के आधार पर हम आपको बता दें। ठीक है, सबसे पहले है नामवाक। जो ये हमारा परिवर्तन एक टॉपिक है, सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहां से कि नाम वाक्य में, क्योंकि पार्षद सीमा नियम में 6 ही मात्र विषय सामग्रियां होती है, 6 ही बातों का उल्लेख होता है। तो पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन सबसे पहले आता है इसमें नाम वाक्य। क्या नाम वाक्य में परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। नाम वाक्य में मतलब कंपनी का नाम हम कैसे चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब यह नाम वाक्य में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं कि कंपनी में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके व केंद्र सरकार के अनुमति द्वारा मतलब कि पार्षद सीमा नियम के नाम वाक्य माने कंपनी के नाम में परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक कंपनी में विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। पारित करने के साथ साथ केंद्र सरकार से अनुमति प्राप्त करनी होगी, तभी कंपनी के नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन ये परिवर्तन तब किया जाता है जब कंपनी के किसी नाम में गलती हो जाती है, छोटी सी कोई गलती हो जाती है, कुछ मात्राएं गलत हो जाती है, या कुछ इन फ्यूचर हमें लगता है कि यह नाम नहीं रखना चाहिए, तो ऐसे कंडीशन में विशेष प्रस्ताव पारित करके नाम वाक्य में परिवर्तन किया जा सकता है। कन्फर्म। अगला है आपका रजिस्टर्ड कार्यालय। इसमें परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं। रजिस्टर्ड कार्यालय या स्थान वाक्य। ठीक है, रजिस्टर्ड कार्यालय का मतलब होता है, अभी बताए थे कि एक ऐसा कार्यालय जो भी कंपनी है उसके मुख्य कार्यालय को ही रजिस्टर्ड कार्यालय। मुख्य कार्यालय मतलब ऐसा कार्यालय जहां कंपनी की एनुअल मीटिंग होती हो, उसी को मुख्य कार्यालय कहा जाता है। प्रश्न यह है कि मुख्य कार्यालय में परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। इसमें 2 तरीके से कंडीशन इसमें 2 है। मान लीजिए कि हम उत्तर प्रदेश में रहने वाले हैं, तो वो यूपी में रहने वाले हैं, तो यूपी में ही अपने कार्यालय को दूसरे जगह पे ट्रांसफर करना है, उसके लिए थोड़ा दूसरा नियम है।
और यूपी से हम जब दिल्ली में जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में जा रहे हैं, किसी अन्य प्रांत में जा रहे हैं, वहाँ यदि चेंज करना है, मतलब वहाँ कंपनी का मुख्य कार्यालय हेड ऑफिस ले जाना है, तो उसके लिए दूसरा प्रावधान है। अब यहाँ पे कंडीशन ये होती है, फर्स्ट कंडीशन है, यदि एक ही राज्य में मुख्य कार्यालय को ले जाना है, तो यहाँ पे केवल एक विशेष प्रस्ताव पारित करके ही हम उसके हेड ऑफिस को चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि यहीं पे उसे दूसरे राज्य में ले जाना है, तो यहाँ पे विशेष प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। तथा कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेनी पड़ेगी। तब हमारा रजिस्टर्ड कार्यालय चेंज हो जाएगा। और इसकी सूचनाएं ध्यान दीजिएगा, रजिस्ट्रार को 30 दिनों के अंदर देनी भी होगी। तो इस तरह ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट वाइज कर दे रहे हैं। ये हमारा ये पहले का चेंजिंग है और ये दूसरे का चेंजिंग है, ठीक है ना, कन्फर्म। तीसरा वाक्य है उद्देश्य वाक्य। उद्देश्य वाक्य में कैसे चेंजिंग करना रहेगा, यहां लिख दे रहा, चलो टूट गया। उद्देश्य वाक्य में भी परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, कंपनी में एक विशेष प्रस्ताव पारित करके तथा कंपनी लॉ बोर्ड की अनुमति लेकर हम क्या कर सकते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य वाक्य में परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अब बारी आती है दायित्व वाक्य, ठीक है। दायित्व वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है, बताइए। दायित्व वाक्य में दायित्व मतलब होता है कि कंपनी के जितने भी मेंबर्स हैं, उन मेंबर्स की सीमा कहां तक है, वो कहां तक काम कर सकते हैं, कितने की पूंजी के लिए हकदार हो सकते हैं, कितना अपना शेयर उसमें लेने के अधिकारी होते हैं। ऐसा नहीं कि उसमें के यदि मेंबर है तो पूरी कंपनी पर उसका मालिकाना हक है, ऐसा नहीं है, उसकी एक सीमा होती है। दायित्व वाक्य में परिवर्तन एक विशेष प्रस्ताव केवल पारित करके ही चेंज किया जा सकता है। एक कंपनी की सभा में एक विशेष प्रस्ताव पारित किया जाएगा और इस विशेष प्रस्ताव में जितने भी मेंबर्स होंगे, उसके साथ साथ मैनेजर्स, प्रबंधक, डायरेक्टर्स जो भी होंगे, उनको बुलाकर एक जनरल मीटिंग करके पारित कर दिया सकता है। अब अगला है पांचवा, पूंजी वाक्य। पूंजी वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। अब पूंजी वाक्य में ध्यान दीजिएगा, दो तरीके से होता है, पूंजी में वृद्धि और पूंजी में कमी। कहने का मतलब सेम पूंजी है, उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं करना पड़ेगा। भाई 10 लाख की कंपनी है तो 10 लाख का 10 लाख, उसमें कोई चेंज नहीं करना है तो परिवर्तन करने का प्रश्न ही नहीं होता। लेकिन 10 लाख से 20 लाख हमारी पूंजी करनी है या 10 लाख से 8 लाख पूंजी करनी है, तो ऐसे दशा में पूंजी वाक्य में परिवर्तन करना पड़ता है, ठीक है। मान लीजिए कि सबसे पहले हम शुरू करते हैं पूंजी में वृद्धि। यदि पूंजी में वृद्धि करना होगा, तो हमें किस चीज का चेंजिंग करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। पूंजी में वृद्धि करना होगा तो केवल एक साधारण प्रस्ताव पारित करके हम
पूंजी में वृद्धि कर सकते हैं। मतलब कंपनी में एक साधारण प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा और पारित करने के बाद से रजिस्ट्रार के पास सूचना दे दिया जाएगा कि भाई हम पूंजी बढ़ा रहे हैं, हमारा कारोबार बढ़ रहा है, हमारी कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 लाख थी, अब 15 लाख हो रही है, 20 लाख हो रही है, और इस तरह हम वृद्धि इसमें संशोधन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। मेन आता है इसमें पूंजी में कमी। पूंजी में कमी, यदि कोई कंपनी अब किसी कारणवश घाटे में चल जाए, कम हो, या उसके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा ना हो, तो ऐसे दशा में यदि वो अचानक उसे पूंजी में अपनी अथोराइज कैपिटल में अधिकृत पूंजी में कमी करना पड़ता है, तो ऐसी दशा में उसे क्या करना पड़ेगा, अर्थात पार्षद अंतर नियम में कैसे वो परिवर्तन करे। तो इसके लिए कंपनी को एक विशेष प्रस्ताव पारित करना होगा। ठीक है, तो यह हुआ आपका पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन। सोच रहे होंगे कि एक छूट गया है, संघ एवं हस्ताक्षरवाद। तो ये जानते ही हैं, एक बार आदमी सिग्नेचर जैसे कर देता है, अब उसमें सिग्नेचर में क्या चेंज करना, भाई जैसा करता है, इसमें परिवर्तन नहीं किया जाता। जैसा सिग्नेचर हो गया वही वैलिड है, सिग्नेचर कभी चेंज नहीं किया जाता। तो इसी के साथ आज का जो टॉपिक हमारा था पार्षद सीमा नियम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसका फुल डिटेल आप लोग कंप्लीट हो गया। इसमें 2 क्वेश्चन समझिए है कि पार्षद सीमा नियम क्या है और इसकी विशेष सामग्री को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि पार्षद सीमा नियम में परिवर्तन किस प्रकार किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऐसे ही किया जाता है और इस पर डिटेल से आपको लिखना होगा, आप लिख लीजिएगा अपने अनुसार। अब अगले टॉपिक में हम पार्षद अंतर नियम के साथ मिलेंगे। तो इसी के साथ ये लेक्चर आपका बंद करते हैं आज, और आप हमारे वीडियो को देख रहे होंगे तो देखते रहिए और अधिक से अधिक लाइक करिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमें बताता है कि आप कितना हमारा वीडियो देख रहे हैं, और अपने फ्रेंडों को शेयर करिए। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।